अमान की आंख खुली तो काफी वक्त हो चुका था। उसने नींद भरी आंखों से मोबाइल की तरफ देखा। अरे, मुझे तो मीटिंग के लिए पहुंचना था और इस इकरा को भी बंगले पर छोड़कर आना था। इतनी देर हो गई और पता भी नहीं चला। अमान ने करवट बदलकर इकरा की तरफ देखा। इकरा गहरी नींद में सो रही थी। उसके बालों की लटें उसके चेहरे के आसपास पड़ी हुई थी। इकरा उस वक्त सोई हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अमान का उसको देखकर एक पल के लिए दिल धड़क उठा था। जितनी ये खूबसूरत है, काश इसके पास उतना ही दिमाग भी होता तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी गुजरती। इकरा उठो। अमान नरमी से इसके गाल पर हाथ फेरकर उसे उठा रहा था, मगर वो गहरी नींद में थी। अब की बार अमान को गुस्सा आ गया था। इकरा उठो, मैं कब से तुम्हें उठा रहा हूँ, अब उठ जाओ, कितना सोगी तुम। अमान का पैदाइशी गुस्सा उसकी आवाज में निकलकर आ गया था। इकरा जो गहरी नींद में सो रही थी, वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई थी और मासूमियत से अपने आसपास देखने लगी। क्या हो गया है आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझे डराकर ही रख दिया। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? इकरा अपने दिल पर हाथ रखे हुए अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए बोली थी। उस वक्त इकरा उस रेड कलर के नाइट सूट और बिखरे हुए बालों में वो इतनी हसीन लग रही थी कि अमान के होश उड़ा रही थी। वो इकरा की चलती हुई तेज सांसों की रफ्तार को अपने दिल पर महसूस कर रहा था। बड़ी मुश्किल से अमान अपनी नजरें चुराता हुआ खड़ा हुआ और बोला, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, और तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाना। और हाँ, आज हम वापस जा रहे हैं तो मैं तुम्हें बंगले में छोड़कर जरूरी काम से ऑफिस चला जाऊंगा, और ऑफिस से मैं रात को देर से आ पाऊंगा। अगर मेरे पीछे तुमने कोई भी शरारत की या कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमान इकरा को वहां से धमकाते हुए और समझाते हुए चला गया था। मैंने अपना कब का रोका हुआ सांस अब चैन से लिया। ये आदमी तो मुझे पागल ही कर देगा। पता नहीं क्यों इसकी नाक पर हर वक्त इतना गुस्सा बैठा रहता है। पता नहीं इतने टाइम में इस इंसान के साथ कैसे रहूंगी। मैंने दादू से मना भी किया था कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, लेकिन दादू ने मेरा इसके साथ जबरदस्ती निकाह करवाकर यहाँ भेज दिया। अब पता नहीं मेरा क्या होगा, और ये आदमी बस खुद ही जाने ये मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है। इकरा और अमान इन दोनों को अमेरिका में आए हुए 10 दिन हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे से परेशान थे। जब अमान वॉशरूम से बाहर आया तो इकरा की खूबसूरती उसके एक बार फिर होश उड़ा चुकी थी। अमान ने खुद पर कंट्रोल करते हुए इकरा से सख्ती से कहा, जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। और हाँ, देर लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूं? इस इंसान को कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या परेशानी है? मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, मैं इतना लंबा सफर भी नहीं कर सकती। अब इस इंसान को बताऊं तो बताऊं कैसे? इकरा वॉशरूम में जाकर खड़ी हो गई थी। ओ ऊपर वाले, क्या करूं मैं? और इतने बड़े वॉशरूम को घूरे जा रही थी। इकरा जब भी वॉशरूम में आती थी तो उसको एक अजीब सा एहसास होने लगता था। इकरा ने अक्सर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर और भी काफी जगह सुना था कि ऐसे बड़े बड़े होटल्स के वॉशरूम में कैमरास लगे होते हैं जो लोगों की एक एक हरकत को नोट कर रहे होते हैं। कि तभी इकरा के दिमाग में एक आइडिया आ गया था। एक काम करती हूँ, यही बात इस आदमी से कहती हूँ, वरना तो ये मेरी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा। अमान अपने उसूलों पर चलने वाला लड़का था। मौसम चाहे कैसा भी हो, अमान को रोज सुबह उठकर नहाने की आदत थी, और ये आदत उसकी बचपन से थी। उसकी अच्छी आदतों में से एक थी, और ये आदत उसने इकरा को भी बता दी थी। जिस दिन उनकी शादी हुई उस दिन उसने सख्ती से इकरा से कहा था, देखो इकरा, मुझे गंदे सड़े बेकार हुलिये में फिरने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ये जो तुम्हारे बिखरे बाल और ऐसा हुलिया बना रखा है तुमने, मत पूछो इसे देख देख कर मुझे कितना गुस्सा आता है। मगर मैं फिर भी यही सोचकर खामोश हो जाता हूँ कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें रोकना टोकता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो, मेरे निकाह में आ चुकी हो, तो तुम्हें अब वैसा ही रहना पड़ेगा जैसे कि मैं चाहता हूँ। क्या करना होगा मुझे बताइए। इकरा जो अमान के साथ शादी होने पर घबराई हुई थी, अब अमान के कमरे में आने के बाद उसकी ये बातें सुनकर
और नर्वस हो गई थी। अब से तुम्हें वही करना है जो मैं तुमसे कहूँगा। अपने दिमाग से चलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने अपना दिमाग चलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे साफ-सुथरी लड़कियाँ पसंद हैं। तुम्हें रोज़ाना साफ-सुथरे कपड़े पहनने हैं, रोज़ नहाना है और तैयार रहना है। तैयार होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप थोपना शुरू कर दो। मुझे मेकअप से सख्त नफरत है। बस तुम्हें रोज़ाना नहाकर साफ-सुथरे कपड़े पहनने हैं, और जब से इकरा की शादी हुई थी, उसको ना चाहते हुए भी अपने आप को साफ-सुथरा रखना पड़ता था। अगर इकरा से ज़रा-सी भी कोई कमी या गलती हो जाती तो अमान का गुस्सा आसमान को छूने लगता था, और अमान किसी भी बात का लिहाज किए बिना इकरा को खरी-खरी सुना दिया करता था। इकरा की तबीयत कल से बहुत खराब थी, लेकिन वो शर्म की वजह से अमान को बता भी नहीं पा रही थी, और अमान इकरा को बुरी तरह घूर रहा था। जब उसने देखा कि वो वॉशरूम से मुंह उठाकर वो वैसे ही वापस आ गई। क्या परेशानी है तुम्हें? अभी तक तुम क्यों नहीं नहाई? जी वो मैं। इकरा अपनी उंगलियां चटकाने लगी और सोचने लगी, अब मैं इसे क्या बताऊं कि मैं क्यों नहीं नहा सकती? क्या बहाना बनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इकरा अपने दांतों को चबाते हुए सोच रही थी। अमान को इकरा को इस तरह देखकर बहुत गुस्सा आया था। देखो इकरा, मुझे एक बात बार बार कहने की आदत नहीं है। देखो इकरा, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। जो मैंने तुमसे कहा है वो करो। मेरा टाइम खराब हो रहा है। हमें यहाँ से निकलना है। अगर मुझे देर हुई ना, फिर तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी, वो मैं यहाँ पर नहीं नहा सकती। क्यों? यहाँ पर नहाने में क्या परेशानी है तुम्हें? अमान ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा था। वो मैंने सुना है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए होते हैं। वो लड़कियों की वीडियो बना लेते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। पूरे खानदान की बेइज्जती हो जाती है। कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। और अगर मेरी कोई इस तरह की वीडियो वायरल हो गई तो तब आप क्या करेंगे? खानदान वाले तो मुझे बातें सुना सुना कर ही मार देंगे। इकरा के जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। अमान का बस नहीं चल रहा था कि वो अपना सर पीट ले। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ क्या होता है तुम्हारे साथ, और जरा मुझे दिखाओ कैमरा कहाँ पर लगा है, मैं भी तो देखूं। आज तक मैंने तो यहाँ पर कोई कैमरा नहीं देखा, और ना ही इस होटल के बारे में कभी कोई ऐसी बात सुनी है। अमान इकरा को अपने साथ उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वॉशरूम में लेकर आ गया था, और इकरा के ऊपर शावर खोल दिया था। इकरा के ऊपर ठंडा पानी गिरने लगा। इकरा के ऊपर एकदम ठंडा सा पानी गिरा तो वो झुरझुरी सी लेने लगी थी। मुझे ठंड लग रही है, वो कप कपाती हुई बोली थी। कोई बात नहीं, अभी इसमें से ठंडा पानी आने लगेगा, फिर तुम्हारी सारी ठंड दूर हो जाएगी। अमान झुकते हुए इकरा के कान में बोला था। वो तो एक दूसरे के इंतहाई करीब थे। इकरा को अमान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो बुरी तरह सहम गई थी। वो अमान के पास से निकलकर भाग जाना चाहती थी, मगर अमान ने इकरा को बुरी तरह से दबोच रखा था। तुम मेरी बाहों से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मुझे अपने करीब आने का मौका मत दिया करो। अगर मैं तुम्हारे करीब आ गया, तुम्हारे ऊपर अपनी चाहत लुटाने लगा तो तुम्हारे बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अमान गंभीर आवाज में कह ही रहा था कि इकरा को अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे दिमाग घूमता हुआ महसूस हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए अमान। वो हंसने लगा और बोला, कभी तुम्हारे पेट में दर्द है, कभी सर में, तो कभी कमर में। आखिर परेशानी क्या है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे दर्द भी तुम्हारी तरह एक तरफ चैन से नहीं बैठ सकते? एकदम से इकरा अमान की गोद में झूल गई थी। अमान तो घबराकर रह गया। उसने जल्दी से शावर बंद किया और इकरा को बाहर लाने लगा। क्या हो गया है तुम्हें इकरा? उसने इकरा के गाल थपथपाए थे, उसको होश में लाने की कोशिश की, मगर इकरा बेहोश हो चुकी थी। वो दोनों पूरी तरह पानी में भीग चुके थे। अमान इकरा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर लिटा चुका था। अब मैं क्या करूं इस लड़की का? अपनी मीटिंग में जाऊं या इस लड़की को अस्पताल लेकर जाऊं? अब इतनी भी सर्दी नहीं है कि महारानी गर्म पानी से नहाकर भी बेहोश हो गईं। ओ ऊपर वाले, मैं क्या करूं इस लड़की का? मैंने तो अपने सर पर मुसीबत मोल ले ली है। लोग शादी अपना घर बसाने के लिए करते हैं, और मैंने तो शादी कर कर अपने सर पर बोझ ले लिया है। अमान ने इकरा के कपड़े अलमारी से निकाले, और जब उसको चेंज करवाने के लिए उसके पास आया
तो ठिठक कर रह गया। सारी बात उसे अब समझ आई थी। अमान ने शर्म से अपना सर झुका लिया। एक तो मैं भी हर वक्त इस पर अपना हुक्म चलाता रहता हूँ। सही कहती है मम्मी। एक तो मुझे दूसरों के ऊपर अपना हुक्म चलाने की इतनी आदत हो गई है कि ना तो मैं उनकी मजबूरी समझ पाता हूँ और ना ही उनका दर्द देख पाता हूँ। अब अगर मेरी इस हरकत की वजह से इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो तब क्या होगा? दादाजी को और बाकी लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? वो जल्दी से इकरा के कपड़े चेंज करवाकर और उसको होश में लाकर हॉस्पिटल लेकर आ गया था। अमान को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो इकरा से नजरें चुराए हुए था और इकरा सोच रही थी कि मेरे साथ क्या परेशानी है। अब मैं कैसे बताऊं इस आदमी को? एक तो ये मुझे देखता ही इतने गुस्से से है, इसके देखने से ही मुझे इतना डर लगने लगता है। ओ परवाले, मैं किस मुश्किल में फंस गई हूँ। अमान उसे हॉस्पिटल में ले आया था। सामने ही लेडी डॉक्टर बैठी थी। इकरा ने शुक्र की सांस भरी कि अब वो इस लेडी डॉक्टर से अपनी सारी बात कर लेगी और अपनी सारी परेशानी बता देगी। इकरा ने बेजान सी नजरों से अमान की तरफ देखा था। अब ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है? अगर ये मुझे डॉक्टर के पास लेकर आया है तो मुझे डॉक्टर से बात करने का मौका भी तो दे। अमान भी उसका देखना समझ गया था और कहने लगा, चलो तुम आराम से डॉक्टर से बात कर लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अमान बाहर चला गया तो इकरा ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में डॉक्टर को अपनी सारी परेशानी बताई। डॉक्टर मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। आप अपना ख्याल नहीं रखती होंगी, इसलिए ऐसा हुआ। आप अपना पूरा ध्यान रखा करें। डॉक्टर ने उसे बहुत समझाया था। फिर इकरा ने अपनी जरूरत की चीजें भी डॉक्टर से ही ले ली थी। ये बात वो अमान को कैसे बताती? अमान की मीटिंग का वक्त हो चुका था। अमान ने अपने क्लाइंट को कॉल कर कर सॉरी बोला था और फिर मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी और फिर इकरा को घर ले आया था। उसे समझ आ रहा था, देखो इकरा, यहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर हैं। किसी के भी साथ तुम्हें ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। खबरदार, अगर मैंने तुम्हें कोई भी फालतू बात करते हुए देखा तो। इकरा तो इतने बड़े बंगले को देखकर हैरान हो रही थी। अमान, कि ये सच में हमारा बंगला है जो दादाजी ने अमेरिका शहर में ले रखा है? मुझे तो सच में यकीन नहीं आ रहा कि दादाजी ने अमेरिका जैसे इतनी बड़ी कंट्री में इतना खूबसूरत बंगला ले रखा है। इकरा इस खूबसूरत से बड़े से बंगले में घूमते हुए अमान से पूछ रही थी। बंगला बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था और खूबसूरत से फर्नीचर से सजा हुआ था। दादाजी पहले अमेरिका में ही रहते थे और उनका बिजनेस भी अमेरिका में ही था। लेकिन जब उनके पापा की तबीयत खराब हुई तो वो यहाँ से इंडिया शिफ्ट कर गए थे और उन्होंने अपना यहाँ का बिजनेस और प्रॉपर्टी वगैरह खत्म नहीं की थी, बल्कि अपने भरोसेमंद एम्प्लॉय के हवाले कर दिया था। उनकी फैमिली में जब भी किसी को अमेरिका आना होता तो वो इसी बंगले में रहते थे। अमान ने अपनी स्टडी अमेरिका से ही की थी और वो अपने बचपन से अमेरिका में ही रहा था। अब जब वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया गया था तो वो नहीं जानता था कि दादाजी उसको इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा देंगे। अगर उसे यहाँ पर बिजनेस नहीं करना होता या फिर उसके यहाँ पर दोस्त वगैरह नहीं होते तो वो इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता। क्या करता कि दादाजी ने यहाँ पर वापस आने के लिए यही शर्त रखी थी कि वो इस इकरा से शादी कर ले और वो अब इकरा को हैरत से देखे जा रहा था जो दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी। सच बताइए ना अमान, क्या ये सच में हमारा ही बंगला है? ये बात उसने 10वीं बार पूछी थी। अमान, जो उसके बार बार पूछने से झुंझला गया था, तो उसने अकड़ कर कहा, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। इकरा जो अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी, अमान की ये बात सुनकर एक पल में अपनी असल जिंदगी में आकर गिर गई थी और बोली, क्या मतलब है आपकी इस बात का? दादाजी की प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा आपका है उतना ही मेरा भी है। मैं भी तो इस खानदान की हूँ। आप क्या मेरा हक मुझसे छीन सकते हैं? इकरा एकदम से इमोशनल हो गई थी और चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी थी। अमान अपना एक एक पैर पटकता हुआ इकरा के पास आया और गुस्से से उसकी आंखों में झांकने लगा। मेरी बात सुन इकरा, मैं तुम्हें पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि मुझे औरतों का ऊंची आवाज में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे एक ही बात को बार बार समझाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी ये बात अब अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर अभी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई है तो अब की बार मैं तुम्हें बातों से नहीं समझाऊंगा, बल्कि इस तरह समझाऊंगा कि तुम भूल ही नहीं सकोगी। उसकी बात सुनकर
इकरा का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बुरी तरह घबरा गई थी और बात को टालते हुए कहने लगी, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही थी कि ये इतना शानदार बंगला हमारा है, कितना मजा आएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर रहूंगी तो आराम से रहूंगी और ऐश करूंगी, और यहाँ पर काम करने के लिए इतने सारे नौकर चाकर भी हैं। वहाँ हवेली में तो चाची और ताई मुझे हमेशा काम में ही लगाए रखती थी। मुझे थोड़ा सा भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। ना चाहते हुए भी शिकायत इकरा के होठों पर आ ही गई थी। अमान ने बड़ी मुश्किल से कुछ कहने से खुद पर कंट्रोल रखा था। तो तुम यहाँ पर कौन सा ऐश करने के लिए आई हो? तुम यहाँ पर कोई आराम नहीं करोगी। अमान अपने हाथ से घड़ी उतारता हुआ बोला था, क्या मतलब है आपका इस बात से? मैं यहाँ पर भी काम करूंगी। नहीं, तुम पढ़ाई करोगी। अमान की इस बात पर इकरा ठिठक कर रुकी थी। पढ़ाई करूंगी? मगर आपसे तो मेरी शादी हो चुकी है, और वहां पर मैंने पढ़ाई करने का नाम लिया था तो दादी ने मुझे ये कहकर चुप कर दिया था कि अब तुम सिर्फ घर संभालोगी, और मैं अपनी जबान पर पढ़ाई का नाम भी नहीं लाऊंगी। उनकी वजह से तो मेरा एक साल खराब हो गया। मेरा कितना दिल चाहता था यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, लेकिन दादी और ताई ने मेरी सारी खुशियां मिट्टी में ही मिला दी थी। इकरा आंसू बहते हुए बताने लगी। तो अमान एक बार फिर से उस पर तरस खा गया था। बात सुनो तुम मेरी अब। तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकती हो। अब घर वालों ने तुम्हें जबरदस्ती मेरे सर पर डाल दिया है, तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी भी तो मेरी हुई ना। तुम्हें उठने बैठने की और पहनने ओढ़ने की भी तो तमीज सिखानी है। तुम्हें तो बोलने तक का सलीका नहीं है, ना कपड़े पहनने का ढंग है। हवेली की बाकी लड़कियों को देखा है तुमने, कैसे रहती हैं वो? तुमने उन लड़कियों से कुछ भी नहीं सीखा इकरा, और ये सब मुझे देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। इकरा अमान की इस बात पर आंसू बहाती रही थी। वो एक बार भी अमान से ये नहीं कह सकी थी कि उसमें और हवेली की बाकी लड़कियों में बहुत फर्क है। वो तो वहां पर राजकुमारी की तरह रहती थी, शान से सर उठाकर, और मैं वहां पर नौकरानी की तरह रहती थी। कैसे वो सबके काम किया करती थी, ये सब सिर्फ वो सोच सकी थी। अमान से कहकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी। मैं कल ही तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूंगा। मुझे बता दो तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। ऐसा ना हो कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे सब्जेक्ट चूज कर दूं और फिर अपना मुंह छुपाता फिरूं। साफ सी बात है, तुम्हारे अंदर इतनी अकल तो होगी नहीं कि तुम टू सब्जेक्ट को हैंडल कर सको। इसलिए तुम मुझे खुद ही चूज कर कर बता दो। अमान इतने जहरीले अंदाज में कह रहा था कि उसका एक एक लफ्ज इकरा के दिल पर तीर की तरह चुभ रहा था। मैंने एफएसएससी में टॉप किया था। मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन सब ने मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मना कर दिया था। ये कह दिया था कि हवेली की लड़कियां पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं जाती हैं, और फिर मेरी सारी ख्वाहिशें, जो मेरे बार बार कहने के बाद भी मुझे आगे पढ़ाई करने की परमिशन नहीं मिली थी। तुमने एफएससी में टॉप किया था, यानी मेडिकल में? सच में? अमान उसे हैरत से देखता हुआ पूछ रहा था। हाँ, मैंने मेडिकल में टॉप किया था। अच्छा, तो लाओ अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ जरा मुझे। अपने साथ में लाई हो या वहीं पर छोड़कर आ गई हो? नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं। जब इकरा ने अपने डॉक्यूमेंट अमान को दिखाए तो वो इकरा की स्टडी में इंटेलिजिटी देखकर हैरान रह गया था। तुम तो अच्छे खासी लायक हो। बहुत सही। और मैंने तो हवेली में सुना था कि तुम बहुत नालायक हो, तुम्हें किसी चीज की तमीज नहीं है, बहुत कम अक्ल हो। अमान की बात में कुछ हद तक सच्चाई थी, क्योंकि एक तो वो थोड़ी सी कम अकल थी, ऊपर से हवेली में कोई उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता था। ना ही कोई उसे इतना भी बोलने देता था कि वो अपने दिल की बात कह सके। वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाया करता तो इकरा के हाथ पैर कांपने लगते थे, और देखने वाले यही समझते थे कि वो एक कम अक्ल और डरपोक लड़की है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये सिर्फ इकरा ही जानती थी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा कल ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूंगा। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, बेवजह किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, और ना ही दोस्तियां पालने की जरूरत है। और यहाँ पर वैसे ही रहना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। आप मेरा सच में कल एडमिशन करवा देंगे मेडिकल कॉलेज में? मगर मेडिकल कॉलेज की फीस तो बहुत महंगी होती है। वहाँ पर तो लाखों की फीस भरनी पड़ती है, तब जाकर इंसान डॉक्टर बन पाता है। ये सब आप मेरे लिए करेंगे? वो आंखों में सपने सजाकर बोली थी। शादी के बाद से अमान ने पहली बार इकरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। अमान ने इकरा की आंखों में खुशी देखी तो
वो शरारत से कहने लगा, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाओगी। ये सुनकर तो इकरा हक्का-बक्का रह गई। मैं खुद कैसे खर्च उठाऊँगी? मुझे तो आपकी ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं जल्दी समझा दूँगा तुम्हें। यहाँ पर रहकर काम-काज करना होगा, ये तो तुम्हें पता ही है। मेडिकल की फीस कितनी महँगी है, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई का सारा खर्चा खुद उठाओगी। मैं सिर्फ तुम्हारे यहाँ खाने-पीने का खर्च उठा लूँगा। और वैसे भी हमारे में वाइफ के नाज़-नखरे उठाने की ज़िम्मेदारी है, ना कि उनकी पढ़ाई-लिखाई के खर्चों की। अमान अपनी तरफ से बातें बनाता हुआ ये सब बोले जा रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसकी एक-एक बात इकरा के दिल पर जाकर लग रही है और वो यही सोच रही है कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगी। इकरा को पढ़ने-लिखने का बहुत ही शौक था। डॉक्टर बनना तो उसका पहला ड्रीम था, मगर उसका ये ड्रीम अधूरा रह गया था। और अब जब उसे यह खुशफहमी हुई कि उसका ये ड्रीम पूरा हो जाएगा, तो पूरी रात इकरा खुशी से सो नहीं पाई थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह के 5 बजे जाकर उसकी आंख लगी थी और फिर सुबह-सुबह ही अमान ने उसे जाकर उठा दिया था। क्या तुम हर वक्त सोती रहती हो? पूरी रात गुजर गई, अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। चलो जल्दी से उठकर मेरे कपड़े प्रेस करो, मुझे ऑफिस भी जाना है। उस बंगले में इतने सारे नौकर थे, मगर फिर भी पता नहीं क्यों अमान को अपने सारे काम इकरा से करवाने में ही खुशी मिलती थी। या तो उसके घमंड को सुकून मिलता था या फिर वो इकरा को बिजी रखना चाहता था। अमान उस दिन ऑफिस गया तो इकरा पूरे बंगले में घूम फिर रही थी। आने वाले वक्त के बारे में इकरा सोच सोच कर खुश हो रही थी। उसे अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था। हवेली में बीता हुआ उसका वक्त किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उस हवेली में इकबाल शाह और उनके 3 बेटे रहते थे। उनके तीनों बेटों का नाम नसीम, नदीम और बिलाल था। नसीम और नदीम, इनकी शादी इकबाल शाह की मर्जी से हुई थी। इकबाल शाह अपने दोनों बेटों के लिए अपनी भतीजियां ही ब्याह कर लाए थे। उनकी दोनों बहुएं आपस में बहनें थीं। उनकी 3 भतीजियां थीं, जो वो चाहते थे कि अपने छोटे बेटे की शादी भी वो अपने तीसरे भतीजे से कर दें। हवेली में हर तरफ सुकून भरा रहता था। सब लोग आपस में बहुत खुशी से रहते थे। इकबाल शाह अपने बच्चों को खुश देखते तो उनका दिल खुशी से भर आता था। तो इधर इकबाल शाह के भाई की 3 ही बेटियां थीं। इकबाल शाह के भाई जब भी अपनी बेटियों के लिए परेशान होते तो इकबाल शाह उन्हें यही कहकर तसल्ली देते कि मैं अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी करूंगा और उन्हें अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगा। और उन्होंने अपनी ये बात पूरी भी की थी। अब वो तीसरी भतीजी को भी अपने बेटे के लिए सोच ही रहे थे, तो उन्होंने एक दिन अपने सबसे छोटे बिलाल से ये बात छेड़ ही दी थी। तो उनके छोटे बेटे ने साफ इनकार कर दिया था। अब्बा जी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं अपने कॉलेज की एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा। और इकबाल शाह इसी गुमान में थे कि जिस तरह दोनों बड़े बेटों ने उनका हुक्म मानकर उनकी बात रख ली थी, इसी तरह उनका छोटा बेटा बिलाल भी उन्हीं के फैसले पर चलेगा। मगर यहाँ वो गलत थे, क्योंकि उनका छोटा बेटा बिलाल भी उन्हीं की तरह जिद्दी और अपनी बात मनवाने का आदी था। बिलाल के मना करने पर इकबाल शाह का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। ये क्या बात कर रहे हो तुम? और वो लड़की कौन है? वो लड़की मेरे दोस्त की बहन है, आतिफा। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और ना ही वो मेरे बिना रह सकती है और ना मैं उसके बिना। और मैंने उससे शादी का वादा कर रखा है। इकबाल शाह ने पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन वो बिलाल को मना नहीं पाए थे। उन्होंने प्रॉपर्टी से हिस्सा ना देने की भी धमकी दी थी, तो बिलाल घर छोड़कर चले गए थे और उन्होंने कह दिया था, ठीक है अब्बा जान, अगर आपकी मर्जी यही है तो ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी से खुद को बेदखल करता हूँ। और उन्होंने आतिफा से निकाह कर लिया था और अपना खर्चा उठाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब भी करने लगे थे। सुबह में वो यूनिवर्सिटी जाया करते थे और उन्होंने अपनी गाड़ी भी हवेली में ही छोड़ दी थी। हवेली से वो एक पैसा भी अपने साथ लेकर नहीं आए थे। बिलाल सब कुछ अपनी मेहनत के दम पर करना चाहते थे, या फिर अपने आप को बताना चाहते थे कि उन्हें उनके रुपए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने बाजू के दम पर भी कमा सकते हैं। मगर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो जो बहुत खुश थे और निकाह के 1 महीने बाद ही ऊपर वाले ने उनको औलाद की उम्मीद भी लगा दी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब जिंदगी पूरी हो गई है, सारी खुशियां उनको मिल चुकी हैं। और फिर जिस दिन उनकी गोद में इकरा आई तो
उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब इकबाल शाह को ये पता चला कि उनके छोटे बिलाल की बेटी हुई है, तो वो अपनी पोती को देखने के लिए तड़पने लगे थे। बिलाल उनका छोटा और सबसे लाडला बेटा था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, मगर बिलाल की जिद ने उन्हें उनसे दूर कर दिया था। आखिर में वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर अपने बेटे से मिलने चले ही गए थे। उन्होंने बिलाल से कहा कि वो हवेली वापस आ जाए, जैसे उनके और बेटे और पोती पोते रहते हैं, वैसे ही उनकी ये पोती भी उनके साथ हवेली में ही रहे। मगर बिलाल ने आने से साफ इनकार कर दिया था। मगर अब ये होने लगा था कि बिलाल अक्सर अपने अब्बा जान से मिलने आते रहते थे। उस दिन भी बिलाल जब इकरा को लेकर अपने अब्बा के पास आए, तो इकबाल शाह कहने लगे, आज इकरा को मेरे पास ही छोड़ जाओ, मुझे पूरा दिन इकरा के साथ ही गुजारना है। तो बिलाल शाह अपने अब्बा जान की ये बात सुनकर परेशान हो गए थे। अब्बा जान, ये अभी सिर्फ 2 साल की है और ये हमारे बिना नहीं रहती है। मगर इकबाल शाह जिद करने लगे, नहीं, ये आज मेरे साथ ही रहेगी। बिलाल और आतिफा इकरा को अब्बा के पास छोड़कर तो वापस आ रहे थे, मगर उनका दिलो दिमाग इकरा के पास ही अटका हुआ था। वो लोग अभी घर पहुंचे भी नहीं थे कि पहले ही उनकी मौत की खबर हवेली में आ गई थी। उन दोनों का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो यूं इकरा हमेशा के लिए इकबाल शाह अपने दादाजी के पास आ गई थी। इकबाल शाह को अपने जवान बेटे का बहुत ही गम था। वो उनको याद कर कर रोया करते थे। जब इकरा ने होश संभाला, तो उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी जिंदगी आसान नहीं है। कहने को तो वो भी इस हवेली की मालिक थी, इसी खानदान का खून, मगर बार बार उसको अपनी माँ की वजह से ताने सुनने को मिलते थे। उसकी माँ आवारा थी, बदचलन थी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहाने लड़कों को फंसाती थी, जैसे उसके बाप को फंसाया और हवेली से बेदखल करवा दिया। ये ताने उसकी दोनों ताई उसको दिया करती थी। इकरा बस रोती रहती थी। बचपन से ही उसने अपनी माँ की बुराइयां सुनी थी, तो उसका दिल चाहता था वो यहाँ से भाग जाए, अपने ननिहाल चली जाए। मगर दोनों मामू उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। वो गरीब थे, वो कैसे एक लड़की की जिम्मेदारी उठा लेते। इस वजह से इकरा हवेली में ही रहती थी और हवेली के सब लोग उससे नफरत करते थे। सब लोग उस पर हुक्म चलाते थे, घर का सारा काम करवाते थे। बस एक दादा ही थे अकेले, जो इकरा से प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे और लोगों को उसके साथ परेशान करते हुए देखते, टोकते थे इस बेचारी के साथ कि इतना जुल्म करते हो तुम लोग, इसका बाप मरा है मगर मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे होते हुए तुम इसके साथ ये सलूक कर रहे हो, तो मेरे बाद क्या कुछ नहीं करोगे। उनकी बहुएं उनके सामने तो चुप हो जाती थी, मगर उनके पीछे से वो इकरा को बहुत तंग किया करती थी। वो तो इकरा की पढ़ाई भी छुड़वाने के चक्कर में थी। वो तो दादा अब्बा की वजह से, उनके प्यार की वजह से इकरा की पढ़ाई जारी थी, वरना उन लोगों का बस चलता तो वो उसको स्कूल से ही उठा लेते। इकरा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसको चीजें एकदम याद हो जाया करती थी। जो चीज को वो एक बार समझ लेती थी, वो उसके दिमाग से नहीं निकलती थी। जभी तो वो पढ़ाई का वक्त ना मिलने पर भी क्लास में टॉप कर रही थी। यही बात उसकी दोनों ताई और उसके कजिन्स को समझ नहीं आती थी कि घर का इतना सारा काम करने के बाद भी इसको पढ़ाई के लिए टाइम कैसे मिल जाता है। वो तो अच्छे इतने महंगे ट्यूशन पढ़ रही थी, मगर फिर भी उनके इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे जितने अच्छे इकरा के आते थे। और इसी बात पर इकबाल शाह गर्व महसूस करते थे कि उनकी पोती बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में। हवेली में अमान सबसे अलग था। जब उसने मैट्रिक किया, तो वो अमेरिका में आ गया था। वो भी इकरा के साथ सबका बर्ताव देखता था, मगर उसने कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी। और वो वैसे भी यही समझता था कि सब लोग उसको समझाने की कहते हैं, क्योंकि इकरा की माँ एक बदकिरदार औरत थी। और अगर सब लोग इकरा पर सख्ती करते थे, तो इसलिए करते थे कि वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर ना चले। कभी साल बाद तो कभी महीनों बाद वो हवेली जाता, वहां पर कुछ दिन रहता और फिर वापस अपनी जिंदगी में मगन हो जाता। इकरा हवेली में सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, सबसे ज्यादा हसीन थी, मगर हर वक्त बिखरे और खराब हुलिये में रहने की वजह से उसकी खूबसूरती पर जैसे ग्रहण ही लग गया था। उसके बाल लंबे थे, मगर रूखे और बिखरे रहते थे। उसको ढंग का सूट भी कभी पहनने को नहीं मिलता था। उसके कजन की उतरन उसके हिस्से में आई। अब की बार जब अमान अमेरिका से वापस आया, तो इकबाल शाह ने कुछ सोच रखा था। वो इकरा को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना चाहते थे, उसे इसी खानदान की बहू बनाना चाहते थे। मगर उन्होंने
अपनी दोनों बहुओं का रवैया इकरा के साथ देख लिया था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इकरा की शादी इसी हवेली के किसी लड़के के साथ कर दी तो ये दोनों उसे जीने नहीं देंगी, उसे बहुत तंग करेंगी। इसलिए वो चाहते थे कि इकरा सुकून की सांस ले। इसलिए अब की बार जब अमान आया तो उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया था। अमान कहने लगा, दादाजी, आपको कोई जरूरी बात करनी थी कि आज आपने मुझे खास तौर पर अपने कमरे में बुलाया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आगे तुम्हारा क्या इरादा है। दादाजी, आप जानते तो हैं मेरे बारे में, मैं यहाँ पर जल्दी बोर हो जाता हूँ, मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता। मैं हमेशा से वहीं पर रहा हूँ, दोस्त हैं, बिजनेस है, सब कुछ वहीं पर है, तो मैं चाहता हूँ मैं हमेशा वहीं पर रहूँ। तो तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? इस माहौल में मेरा दम घुटता है दादाजी। इकबाल शाह जानते थे कि अमान यही जवाब देगा। वो अमान से यही बात सुनने की उम्मीद रखते थे। अब की बार वो खासकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारी शादी इकरा के साथ करने का फैसला लिया है। अमान उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्या? इकरा से? हाँ बेटा, क्या कमी है इकरा में? देखने में इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी लड़की है, मगर दादाजी, इकरा तो हवेली की बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। और उसकी माँ, उनकी पिछली जिंदगी, उनका किरदार। अमान की ये बात सुनकर इकबाल शाह को बहुत गुस्सा आया था। मेरी बात सुनो अमान, इकरा की माँ की पिछली जिंदगी जो भी थी, जैसी भी थी, इस बात से इकरा का कोई भी लेना देना नहीं है। तुम इकरा को उसकी माँ के किरदार से नहीं तोल सकते। इकरा अपनी माँ से बहुत ही अलग है। वो इस हवेली में पड़ी बड़ी है, मैंने उसकी परवरिश की है और मैं आंखें बंद कर कर इकरा पर भरोसा करता हूँ। आज तो तुमने ये बात कह दी है, आगे से सोचना भी मत। अमान जब दादाजी के कमरे से बाहर निकला तो उसकी माँ कमरे के पास ही टहल रही थी और अमान से पूछने लगी कि क्या कह रहे थे तुम्हारे दादाजी, जितने खास तौर पर तुम्हें अपने पास बुलाया था। वो मेरा इकरा के साथ निकाह करना चाहते हैं। अमान ने ये बात कहकर अपनी मम्मी के सर पर बम फोड़ा था। क्या कह रहे हो तुम अमान? इकरा का निकाह तुम्हारे साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए हवेली में इतनी लड़कियां हैं, एक से बढ़कर एक, उनमें क्या कमी है जो मैं इन लड़कियों को छोड़कर तुम्हारी शादी इकरा के साथ कर दूं? उस बेवकूफ, कम अक्ल, बेसलीक लड़की के साथ, बद किरदार औरत की लड़की के साथ। तुम्हारे दादाजी नहीं जानते कि माँ का असर बेटी पर जरूर आता है। जो कुछ उसकी माँ ने किया है, कल को ये लड़की भी वही सब करेगी। अमान बेबस हो गया था। मैं क्या करूं मम्मी? आपको जो कुछ कहना है दादाजी से जाकर कहिए। मैं तो उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। जाहिर सी बात है, जब मुझे अपनी बात उनसे मनवानी है तो उनकी भी माननी पड़ेगी। अमान के मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया था। अमान के पापा को तो इतना कोई एतराज नहीं था इस बात से। उनके लिए तो सारी भतीजियां बराबर थी, मगर वो अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं जा सकते थे। बेटा, तुम्हारी जिंदगी है, हम तुम्हारे दादाजी के सामने नहीं बोल सकते, मगर तुम बोल सकते हो ना। उनसे कहो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, तुम ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर अमान चाहते हुए भी अपने दादाजी से मना नहीं कर सकता था। दादाजी ने उससे कहा था, अगर तुम चाहते हो अपनी सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इकरा तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तुम्हें कभी भी उस बच्ची से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जब वो अपनी माँ की तरफ देखता तो वो कहती कि इकरा एक कमअकल लड़की है, वो बदतमीज है, उसको बात करने की भी तमीज नहीं है। और अमान ने भी उसे कभी खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था, खुलकर बात करते हुए कभी नहीं देखा था। वो तो लोगों को देखकर कांपने लगती थी, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। पूरा पूरा दिन वो किचन में ही रहती थी। अमान को अपनी वाइफ पढ़ी लिखी चाहिए थी, मगर अब वो क्या ही कर सकता था। चुपचाप उसने दादाजी के फैसले के आगे सर झुका लिया था। और वैसे भी उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था, जो कि दादाजी ने इकरा से शादी करने के बाद देने का फैसला किया था। इधर वो शादी करेगा और दूसरी तरफ दादाजी वो रकम उसके अकाउंट में डलवा देंगे। और कुछ यूं अमान ने दिल पर पत्थर रखकर कुछ पाने के लिए ये फैसला कर लिया था। अमान ने जब इकरा को दुल्हन बने देखा तो उसकी नजरें भटकना भूल गई थी। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, आज तक शायद मैंने इसे गौर से देखा ही नहीं था। अमान को अब जाकर उसकी खूबसूरती का एहसास हुआ था। मगर जब उसने एक तरह से बात करने की कोशिश की तो इकरा का अंदाज उसे गुस्सा दिला गया था, क्योंकि वो बात बार पर हकला रही थी, बात बात पर अटक रही थी।
अमान से ऐसे डर रही थी जैसे वो इसके लिए अजनबी हो। अमान से ऐसे डर रही थी जैसे वो उसके लिए अजनबी हो। और अमान को कॉन्फिडेंस लड़की अच्छी लगती थी जो अपनी बात मनवाने का हुनर रखती हूँ। इकरा को ऐसे देखते ही उसका मूड खराब हो गया था। तुम सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। ये कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। फिर उसने अपनी जेब से निकाल कर इकरा को तोहफा दिया। ये तोहफा है तुम्हारा, कल कोई पूछे तो उसे दिखा देना। और हाँ, तुम सोफे पर सो जाओ, मुझे अकेले सोने की आदत है। इकरा आंखें फाड़ कर उसे हैरत से देखे जा रही थी। वो सोच रही थी, इतनी अच्छी तकदीर तो उसकी नहीं हो सकती थी कि अमान जैसा इतना बढ़िया लाइफ पार्टनर उसे मिले। निकाह होने के बाद इकरा का दिल भी खुशी से उड़ने लगा था। और ये क्या, अगले ही पल वो मुंह के बल गिरी थी। पूरी रात उसने रोते हुए गुजारी थी। सुबह 4 बजे के टाइम उसकी आंख लगी तो सुबह होते ही दरवाजा जोर से खटखटाने पर उसकी आंख खुली। दरवाजा खुला तो सामने उसकी ताई खड़ी थी। क्या बदतमीजी है ये, कोई शर्म हया भी है तुम्हें या नहीं? इकरा उनकी बात सुनकर घबरा गई। क्या हो गया ताई, आप इतना गुस्सा किस बात पर कर रही हैं? इतनी देर हो गई और तुम अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली हो। जल्दी आओ और नाश्ता बनाओ जाकर। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारे नखरे उठाऊंगी। ताई इकरा को घूरते हुए ये सब बोल रही थी। इकरा सहम गई थी। जी ताई, मैं अभी आती हूँ। जब अमान सोकर उठा तो इकरा उसे कमरे में कहीं पर नहीं दिखी थी। वो किचन में आया तो इकरा सामने खड़ी नाश्ता बना रही थी। अमान का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। तुम नाश्ता बना रही हो आज के दिन भी? ये तुम क्या कर रही हो इकरा? अमान इकरा को नाश्ता बनाते देख हैरान और परेशान रह गया था। अरे बेटा, हमारी हवेली का यही दस्तूर है। ये अपनी बच्ची है, कौन सा कोई गैर है। इसे आदत है ये सब काम करने की। अमान अपने कंधे उचकाकर रह गया था। अमान ने ऐसी दुल्हन पहली बार देखी थी। और फिर 1 महीने के अंदर ही अंदर इकरा के कागजात तैयार करवा लिए थे। और अमान इकरा को अपने साथ अमेरिका में लेकर आ गया था। और अब इकरा का मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन करवा दिया था। अमान ने तो मजाक में उससे कहा था कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएगी, मगर इकरा ने ये बात अपने दिल से लगा ली थी। अमान खुद ही सुबह में इकरा को कॉलेज छोड़ने जाता था। वापसी में कहता कि रास्ता तुमने देख लिया है, यहाँ से तुम्हें बस मिलेगी, बस में बैठकर तुम्हें घर आ जाना है। मैं तुम्हारे लिए बार बार तो ऑफिस से वापस नहीं आ सकता। इकरा ने खामोशी से उसकी बात पर सर झुका दिया था। और कॉलेज में उसकी मुलाकात जूली से हुई थी। जूली एक अंग्रेजी लड़की थी जो कि होटल में काम करती थी। इकरा ने उसे अपनी परेशानी का बताया। मैं चाहती हूँ कि कहीं पर एक छोटी मोटी सी नौकरी कर लूँ अपने कॉलेज का खर्चा उठाने के लिए। जूली कहने लगी, तुम मेरे साथ होटल में वेटर्स का काम कर लो। तुम चलो मेरे साथ और आज ही बात कर लेना। इकरा को तो वैसे भी अमान वापसी पर लेने के लिए नहीं आता था। और अमान ने उसको नौकरी करने का कहा भी था। तो फिर वो देर से जाती, जल्दी जाती, अमान को कैसे पता चलता? और अगर पता चल भी जाता तो उसे एतराज किस बात पर था? ये सब करने के लिए तो उसने खुद ही बोला था। इकरा जूली के साथ रेस्टोरेंट में आ गई थी। मैनेजर ने इकरा को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी। लड़की तो बहुत खूबसूरत है और बेवकूफ भी लग रही है। ये हिंदुस्तानी लड़कियां तो आसानी से बातों में आ जाती हैं। लड़की, अगर तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी है तो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें तुम न 3 महीने से पहले नौकरी छोड़ सकती हो, न किसी को कंप्लेंट कर सकती हो और ना ही तुम किसी की बात पर एतराज कर सकती हो। 3 महीने तक तुम चुपचाप यहाँ पर नौकरी करती रहोगी। इकरा तो ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। जूली कहने लगी, अरे तुम घबरा क्यों रही हो? ये बात तो यहाँ पर हम सभी मानते हैं। तुम कहीं भी नौकरी करने के लिए जाओगी तो तुम्हें यही एग्रीमेंट तो साइन करना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी एग्रीमेंट है उसे साइन कर लो। एग्रीमेंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जूली ने मैनेजर को आंख मारकर तसल्ली दी थी। इकरा ने बिना सोचे समझे उस पर साइन कर दिए थे। और फिर अगले दिन से ज्वाइनिंग का कहकर वहां से वापस आ गई थी। उसके वहां से आने के बाद जूली जोर जोर से हंसने लगी थी। लो, मान गए ना तुम मुझे, कैसे मैं तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की लाकर दी है। अरे अभी कहाँ, जब पैसे हाथ में आएंगे तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। जूली मुंह बनाते हुए कहने लगी, मुझे भी पैसों की जरूरत थी। मुझे तो लग रहा था इतनी खूबसूरत लड़की देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और तुम मुझे मुंह मांगी कीमत दोगे, मगर तुम जाओ यार, मैं तुमसे बात नहीं करती। मैनेजर ने हंसते हुए जूली के हाथ पर कुछ पैसे रख दिए थे। अभी तो तुम इतने ही रखो,
जब हम इसका कुछ फायदा उठाएंगे तब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इकरा रोजाना कॉलेज के बाद से होटल में काम करने के लिए जाने लगी थी। जब वो तरह तरह के लोगों के सामने आई, उनके सामने मेन्यू रखती, तो उसे उन लोगों की नजरें अपने वजूद से आर पार होती हुई महसूस होती। ये सब लोग मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देखते हैं? इकरा कभी हवेली से बाहर नहीं निकली थी और ना ही उसे अंदाजा था इस बात का कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। मगर उसे अंदाजा होता कि जूली उसे यहाँ पर क्यों लाई है और उसके साथ क्या होने वाला है, तो इकरा ही खतरनाक काम करने के लिए कभी भी राजी नहीं होती। अब उसे यहाँ काम करते हुए 12 दिन हो चुके थे जब जूली और मैनेजर उसे कहने लगे कि फार्म हाउस पर हमारे ऑनर ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेटिंग रखी है। वो अपने फार्म हाउस पर सभी वर्कर्स को बुलाते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। ये सुनकर इकरा घबरा गई थी। मैं कैसे जा सकती हूँ? ये फंक्शन तो रात का होगा ना, और मुझे रात में घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। अब जूली ने परेशान नजरों से मैनेजर को देखा था, तो मैनेजर कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बर्थडे पार्टी 6 बजे तक खत्म हो जाएगी, तो तुम आराम से घर जा सकती हो। एकरा ने अभी तक अमान को अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया था। वो अमान को सरप्राइज देना चाहती थी कि वो अब खुद कमाने के काबिल हो गई है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। अमान तो वैसे भी ऑफिस से रात को लेट वापस आता था। अगर मैं शाम को लेट चली भी गई तो उनको क्या पता चल रहा है कि मैं कहाँ गई थी? इकरा ने उनके साथ चलने की हामी भर ली थी। रात में जब वो होटल में आने वाले लड़कों के आगे खाना रख रही थी, तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इतनी मासूम लड़की तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बताओ क्या रेट है तुम्हारा? लड़कों के मुंह से इतनी घटिया बातें सुनकर इकरा का तो चेहरा लाल पड़ गया था। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। इकरा उन्हें सख्ती से बोली थी। वो लड़के हंसने लगे थे और पहले से ज्यादा बदतमीजी पर उतर आए थे। जब मैनेजर ने उसे देखा तो जल्दी से वहां पर आ गया। इकरा, तुम यहाँ से जाओ। फिर मैनेजर ने पता नहीं उन लड़कों से क्या कहा कि वो चुपचाप यहाँ से चले गए। इकरा रो रही थी। मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ, एक इज्जतदार लड़की, और यहाँ लोग मुझे किन नजरों से देख रहे थे, और ये लोग मुझसे इतनी घटिया बातें कर रहे थे। अगर खानदान के लोगों ने सुन ली तो मुझे जान से मार देंगे। फिर मैनेजर इकरा के पास आया था। आप इन लोगों की बातों को अपने दिल पर मत लगाइए। जरा जरा सी बात पर रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ। आप खुद को मजबूत बनाओ, इस काबिल बनाओ कि ऐसे लोग आपके मुंह ही ना लग सकें। और यही तो इकरा की कमजोरी थी। वो किसी काबिल बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उस वक्त जब इकरा होटल से निकल रही थी तो अमान होटल में आया था। इकरा ने सर झुकाया हुआ था, इसलिए वो तो अमान को नहीं देख सकी, मगर अमान ने उसे देख लिया था और वो हैरान रह गया था कि ये यहाँ पर कैसे आई, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। उसने वहाँ पर वेटर से पूछा तो पता चला कि ये यहाँ पर वेटर्स की नौकरी कर रही है। ये सुनकर अमान का गुस्से से दिमाग घूम गया था। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि यहाँ पर वेटर्स की नौकरी कर रही है। मैं यहाँ पर फिर आऊंगा और इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अमान ने ये गलती की थी कि उसे तभी पकड़कर बात नहीं की। मैं इसको रंगे हाथ पकड़ लूंगा और इसे फिर बताऊंगा, और दादाजी को भी बताऊंगा कि यहाँ पर क्या गुल खिला रही है, वेट्रेस की नौकरी कर रही है। आखिर इसको जरूरत क्या है? और ये बात कहते हुए अमान ये भूल गया था कि उसी ने उसकी नौकरी करने को कहा था। अमान ने उसे ये बात मजाक में कही थी, लेकिन इकरा ने उसकी बात को सीरियसली ले लिया था। अगले दिन जब इकरा होटल में आई तो अमान भी उसका पीछा करते हुए होटल में आ गया था, और अगले ही पल वो हैरान रह गया जब इकरा कुछ लोगों के साथ गाड़ी में बैठ रही थी। इकरा उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर ऑनर की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। अमान तो देखकर परेशान ही रह गया कि ये लड़की क्या कर रही है। अमान ने उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया था, और फिर जब वो गाड़ी एक सुनसान रोड पर चली तो अमान बुरी तरह घबरा गया। कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अमान ने जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल मिलाई थी, जो कि पुलिस में था। वो कहने लगा, फिक्र मत करो यार, मैं आ रहा हूँ। तुम जहाँ पर भी हो, मैं तुम्हारी कॉल को ट्रेस कर रहा हूँ और मैं वहीं पर अभी पहुँच जाऊंगा। तुम किसी बात की फिक्र मत करना। वो लोग एक फार्म हाउस में आ गए थे। फार्म हाउस को देखकर भी अमान बुरी तरह ठिठक कर रह गया था। ये बहुत ही बदनाम बिल्डिंग थी, जिसके बारे में अमान बहुत बातें सुन चुका था, और अब उसकी वाइफ इसी बिल्डिंग में जा रही थी। अमान अपनी गाड़ी में ही थोड़ी सी दूरी पर रुक गया था और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा था, और फिर अगले ही पल
वो लोग उस बिल्डिंग में चले गए थे। हम लोग कहाँ हैं? इकरा ने जूली से पूछा। मैंने बताया तो है कि हम लोग फार्म हाउस में हैं। यहाँ पर ऑनर की बर्थडे पार्टी है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। मगर यहाँ पर तो मुझे कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर तो बिल्कुल खामोशी है। तुम चलो तो हमारे साथ, मेहमान भी नजर आ जाएंगे। जूली ने अजीब से अंदाज में कहा था। इकरा को गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मुझे तो अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है। अरे, डर किस बात का लड़की? तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, कोई गैर नहीं है। तुम्हारे साथ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। वो लोग इकरा को एक कमरे में लेकर आ गए थे। वहां पर बहुत सारे लोग थे और उनके आगे शराब की बोतल रखी हुई थी और एक ब्रीफ केस भी था जो पैसों से भरा हुआ था। इकरा ये सब देखकर बहुत घबरा गई थी। कौन लोग हैं ये, और ये तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? जूली ने इकरा को जोर से धक्का दिया था। वो एक आदमी के कदमों में जाकर गिरी थी। ये है वो लड़की जो हम आप लोगों के लिए आगे बेच रहे हैं। आप बताओ, क्या कीमत दे रहे हो आप? जूली एक और आदमी की तरफ देखने लगी थी। तुम बताओ मुझे, कितना हिस्सा मिलेगा? मालिक, मैं तुम्हें हमेशा एक से बढ़कर एक लड़की लाकर देता हूँ, मगर तुम मुझे हमेशा कम हिस्सा देते हो। मगर अब की बार मैं तुमसे अपना मुंह मांगा हिस्सा लूंगी, वरना मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। अरे फिक्र मत करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। आखिरकार तुमने इतनी बढ़िया लड़की हमें लाकर दी है। मैनेजर और जूली की घटिया बातें सुनकर इकरा का दिल दहल गया था। उसे यूं लगा जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही हो। वो बुरी तरह सिसकियां लेकर रोते हुए बोली, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं कोई बिकने वाली चीज नहीं हूँ, मैं एक शरीफ खानदान की बहू हूँ। इकरा की ये बात सुनकर कमरे में जितने भी लोग थे, सब जोर जोर से हंसने लगे। वो इकरा की मासूमियत पर खूब हंस रहे थे। जूली ने इकरा के बालों को खींचा और कहने लगी कि किस दौर में जी रही हो तुम? आज के जमाने में शराफत और खानदानी बहू का क्या काम है? यहाँ तो हर कोई बिकता है। वो इकरा के बालों को जकड़कर कहने लगी, आज के बाद तुम्हारा कोई खानदान नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, तुम सिर्फ हमारी हो। इकरा ने पूरी ताकत से झटका देकर अपना हाथ जूली से छुड़ाया और सिसक कर बोली, तुम लोग बिकते होंगे, मैं नहीं बिकूंगी। वो दरवाजे की तरफ भागी, मगर मैनेजर ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो प्यारी? अभी तो खेल शुरू हुआ है। इकरा को यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो डर से कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। एक ही दम दरवाजा जोरदार झटके से टूटा और अमान पुलिस के साथ कमरे में घुस आया। अमान का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसकी आंखों में आग थी। अमान गुस्से से चीख रहा था और पुलिस ने बिना वक्त बर्बाद किए कमरे में जितने भी लोग थे उन सबको अपनी हिरासत में लेना शुरू कर दिया था। मैनेजर और बाकी आदमी हैरान परेशान होकर भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी थी। जूली और मैनेजर और उनके बाकी लोग जो मिले हुए थे, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अमान ने गुस्से से जूली की तरफ देखा और फिर तेजी से इकरा की तरफ भागा और इकरा को अपने बाजुओं में घेर लिया। इकरा अमान के सीने से लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। आप यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए। अमान ने इकरा के सर पर हाथ फेरा और बोला, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। इकरा को ऐसे रोते हुए देखकर अमान का गुस्सा एक झटके में खत्म हो गया था। अब सिर्फ फिक्र और प्यार बाकी रह गया था। तुम बहुत डरी हुई हो, आ जाओ। चलो, पुलिस भी उन सबको अपनी हिरासत में लेकर जा चुकी थी और अमान भी इकरा को अपने साथ लेकर बंगले में आने लगा। गाड़ी में अभी भी खामोशी थी। इकरा सदमे में थी। वो अमान के बाजू से टेक लगाए बैठी थी। जब वो बंगले में पहुंचे तो अमान ने उसे बेड पर लिटाया और गर्म कंबल उड़ा दिया। अमान कमरे में ही टहल रहा था और खुद को कसूरवार समझ रहा था। उसके सिर्फ एक मजाक ने इकरा को आज यहाँ तक पहुंचा दिया था। अगर वो इकरा को समझाता हुआ चलता और उसके साथ प्यार से चलता तो आज ये सब देखने को ना मिलता। इकरा ने अमान को धीरे से बुलाया तो अमान झुकता हुआ उसके पास बैठ गया। हाँ बोलो इकरा। इकरा ने अपने आंसू साफ किए और हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका भरोसा तोड़ा, आपको बिना बताए वहाँ नौकरी करने लगी। मैंने सोचा था आपको सरप्राइज दूंगी कि मैंने कॉलेज की फीस खुद जमा की है। आपने मुझे पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कहा तो मैंने सोचा ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए खुद ही रास्ते बनाऊं। मुझे काम की ज़रूरत थी और जूली ने कहा कि यहाँ वेट्रेस की जगह खाली है। मुझे लगा था कि कोई इज्जतदार काम है और मैं आपको बाद में सरप्राइज दूंगी।
इकरा रोते हुए अमान से ये सब बोल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मुझे सच में नहीं पता था। इकरा अभी भी डरी हुई थी, डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। इकरा को देखकर अमान का दिल पिघल गया। उसने इकरा का हाथ प्यार से थामा और बोला, शट अप इकरा, ये सब मेरी गलती है। वो खुद को कोस रहा था। मैंने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया। ना मैं वो मजाक में कहता और ना तुम अपने दिल पर लगती और ना ही आज तुम यहाँ तक पहुँचती। तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी ज़िम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए थी। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत को समझना चाहिए था। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझा। अमान सर झुकाए ये सब बोले जा रहा था। ये सब मेरी ज़िद और गुस्से का नतीजा है। मेरे रवैये की वजह से ही तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाई। मैं जानता हूँ तुम बहुत लायक हो और डॉक्टर बनना तुम्हारा ड्रीम है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे ड्रीम्स पूरे करने में तुम्हारी मदद करूं। अमान ने इकरा के माथे को चूमा और बोला, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। मैं तुम्हें दोबारा किसी भी खतरनाक हालत में या रोते हुए नहीं देखना चाहता। ये सब मेरे घमंड और गुस्से की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो इकरा। इकरा ने देखा कि अमान की आंखों में पहली बार सच्चाई और अपनापन दिखाई दे रहा है। इकरा ने फौरन अमान को माफ कर दिया और अपना सर उसके सीने से लगा लिया। वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत और फिक्र से भरे हुए थे। उस दिन के बाद से उन लोगों के बीच सब कुछ बदल गया। अमान ने इकरा से प्यार से बात करनी शुरू कर दी। वो इकरा को एक नालायक और देहाती समझने के बजाय एक समझदार और खूबसूरत लाइफ पार्टनर के रूप में देखने लगा। अमान के गुस्से की जगह अब प्यार ने ले ली थी और इकरा भी अब अमान से घबराती और डरती नहीं थी। वो खुलकर अमान से बात करती और खुलकर हंसती और खिलखिलाती थी। अमान ने इकरा के लिए एक ड्राइवर भी रख लिया था जो उसे कॉलेज ले जाता था और लेकर भी आता था ताकि इकरा सेफ रहे। अमान ने अपनी मीटिंग्स को लेट शेड्यूल करवाया था कि वो इकरा को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सके और उसका ध्यान रख सके। अमान ने न सिर्फ इकरा की मेडिकल की फ़ीस सबमिट की, बल्कि उसके लिए एक बेहतरीन ट्यूशन और लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया। इकरा की मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया था। इकरा ने हर सेमेस्टर में टॉप किया था और अपने ड्रीम्स की तरफ कदम बढ़ाती जा रही थी। अब उन दोनों के बीच सिर्फ निकाह का रिश्ता नहीं था, बल्कि प्यार, भरोसा और दोस्ती का भी रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे और इकरा ने अमान की पसंद नापसंद को अपनाना भी शुरू कर दिया था और वो खुद भी अब सलीकेमंद स्टैंडर्ड लड़की बन गई थी, जिसे देखकर अमान का दिल गर्व से भर जाता था। कुछ साल बाद इकरा एक बेहतरीन डॉक्टर बन गई थी। अमान ने इकरा के माथे को चूमा और कहा, आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब उनका अमेरिका में बहुत खूबसूरत घर था। दादाजी ने भी उन्हें अब हमेशा के लिए अमेरिका में ही रहने को बोल दिया था। दादा भी उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। अमान ने अपना बिजनेस अमेरिका में ही और बढ़ा लिया था और मजबूत कर लिया था। गलत जगह और गलत फहमियों और नफरतों से शुरू होने वाला ये रिश्ता अब सच्ची मोहब्बत और खुशियों से भर चुका था। इकरा ने अपनी मेहनत और अमान के सपोर्ट से अपने ड्रीम्स को पूरा कर लिया था। अमान ने इकरा के रूप में अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुकून और खूबसूरत लाइफ पार्टनर ले लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।